पिछले वीडियो में हमें धुएं की तेज गंध आ रही थी और हम स्पष्ट रूप से धुआं देख सकते थे। वह पतली सी स्लेटी रेखा जो रसोई के बंद दरवाजे के ठीक नीचे से धीरे धीरे सरक रही थी। लेकिन आज आज सूरज निकल आया है और दिन की रोशनी बेरहम है, क्योंकि वह कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। आज हम दरवाजे खोलने वाले हैं। हम तुम्हारे घर के कमरों में प्रवेश करेंगे। अरे रुको, मेरा मतलब है, मुझे सही से समझो। यह सिर्फ एक उदाहरण है। हम तुम्हारे शरीर के आंतरिक कमरों में झांकने की पूरी कोशिश करेंगे और यह जानने की गहन कोशिश करेंगे कि उस खामोश धीमी आग के बाद वास्तव में क्या हो सकता है, जो बहुत संभव है कि तुम्हारे अंदर गहराई से जल रही हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बुरा है। वह आग जो बहुत संभव है कि कई सालों से तुम्हारे भीतर चुपचाप और धीरे धीरे जल रही हो, उसे अब बाहर आने दो। जो हम देखने जा रहे हैं वह शायद सुखद नहीं होगा, क्योंकि हमें जली हुई बीम, काली दीवारें और चिंगारी छोड़ते हुए बिजली के सिस्टम मिलेंगे। यानी हम देखने जा रहे हैं कई खलनायक, अगर हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन हम शेरिफ से भी मिलेंगे। वह वहीं है, मौजूद है और अपना काम कर रहा है। हम कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात समझेंगे, और वह यह है कि इन संभावित नुकसानों में से कई जो हम खोजेंगे वे अचानक नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम्हारी रक्षा प्रणाली बिना वजह हमला करना शुरू कर देगी, बल्कि इसलिए भी कि वह सिस्टम जिसे इन हमलों को रोकना चाहिए था, जो शुरुआत में सिर्फ रक्षात्मक थे, संभवतः उसने भी अपना काम करना बंद कर दिया। और जब कोई सिस्टम सालों तक अपने ब्रेक खो देता है, यानी जब कोई नहीं होता जो इन जुझारू रक्षकों को रोके, जो रक्षा करते करते आखिरकार सब कुछ नष्ट कर देते हैं, जो भारी नुकसान हमें शायद भविष्य में देखने को मिले, उसे अब किसी भी हालत में एक हादसा नहीं कहा जा सकता है। और जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी स्पष्ट रूप से कहा था, वह सिर्फ एक स्वाभाविक परिणाम है। यह बहुत आसान है। तुम अपनी कार में बिना ब्रेक के सड़क पर जा रहे थे और अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। यह सामान्य है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, कि तुम सड़क से बाहर निकल गए और एक पेड़ से टकरा गए। यह कोई हादसा नहीं था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह उस सड़क पर बिना ब्रेक के चलने का नतीजा था। तो यह भी वही बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर और एक छोटा सा संदर्भ स्थापित करने के लिए मैं आपको न तो ठंडी ठंडी सांख्यिकीय बातें बताने जा रहा हूं और न ही इस तरह की चीजें समझाने वाला हूं। मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि आज तुम्हें बिस्तर से उठने में क्यों मुश्किल हुई, या वह नाम जो तुम्हारी जुबान पर था वह क्यों याद नहीं आया, तुम उसे याद करने में असमर्थ क्यों रहे, या फिर यह भी कि कभी कभी तुम्हारा दिल डर के साथ क्यों धड़कता हुआ लगता है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो यह वीडियो जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस नक्शे के बारे में है जो आपकी अपनी बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन न तो डरिए और न ही हैरान होइए, क्योंकि किसी घर को फिर से बनाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप नुकसान को सामने से देखने का साहस रखें और जानें कि क्या मरम्मत करनी है और कैसे करनी है। आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सफर के अंत में मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि भले ही दीवारें काली हो गई हों, नींव, आपकी नींव अब भी अटूट है। आइए बाहर से शुरू करते हैं, यानी बाहरी हिस्से से। चेहरा, बाजू, क्या आप झुर्रियां देख रहे हैं? कॉस्मेटिक कंपनियां आपको बताती हैं कि समय का बीतना इसका कारण है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, यह संयोग नहीं है बल्कि कारण है। यानी कुछ कारण हैं जो इसे उत्पन्न करते हैं, और शायद उम्र उनमें सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आपका कोलेजन यूं ही हार नहीं मानता, वह जलता है। क्रॉनिक सूजन एक तरह की ब्लो टॉर्च की तरह है, जो उन रेशों को सख्त कर देती है जो पहले लचीली थी। यानी आपकी त्वचा आपके अंदरूनी जलने की कहानी है। आपने कितनी बार देखा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत झुर्रियां होती हैं और वहीं
उसी उम्र के कुछ लोगों की त्वचा अब भी इतनी चिकनी होती है जैसे वे कई साल छोटे हों। पक्का? और क्या आपने ऐसे लोगों को जाना है? और अब आप इसे समझ सकते हैं और ध्यान दें, यह आनुवंशिकता नहीं है। ये सिर्फ एक बुझा हुआ ब्लो टॉर्च है या एक जलता हुआ ब्लो टॉर्च। यही बात मैं तुम्हें छोड़ता हूं। अब चलो तहखाने में उतरते हैं और तुम्हारे गुर्दों और जिगर की सीवरेज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारे सबसे अच्छे फिल्टर हैं और होता यह है कि ये उन कचरों से भर चुके हैं जिन्हें ज़ॉम्बी कोशिकाएं लगातार छोड़ती रहती हैं। ये ऐसी बात है जिस पर तुम्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंग बूढ़े हो गए हैं। बात यह है कि बिना जाने और शायद बिना सोचे तुमने इन्हें जाम कर रखा है। और अब एक छोटे से पल के लिए बस खून पर पूरी तरह से ध्यान दें। एक स्वस्थ घर में पानी बहता है, लेकिन एक सूजे हुए शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है, शहद की तरह। और क्या तुम जानते हो या कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारे दिल को शहद को तुम्हारी उंगलियों के सिरों तक पहुंचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। और अब इस दूसरी जानकारी पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। खून वसा फैट के कारण गाढ़ा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, और तुमने भी सुना होगा, कि यह कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, लेकिन नहीं। असल में यह इसलिए गाढ़ा होता है क्योंकि जो पानी उसे थामे हुए है, वह जीवित पानी जो तुम्हारे शरीर में बहता है, उसने अपनी संरचना खो दी है। वह अब ऊर्जा से भरा हुआ तरल क्रिस्टल नहीं रहा जिसे खुद ही प्रवाहित होना चाहिए था। और इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, बल्कि वह एक भारी और बिना वोल्टेज वाला तरल बन गया है जो ठहर जाता है। यह बहुत संभव है कि तुम्हारे परिवहन प्रणाली ने अपनी विद्युत जीवन शक्ति खो दी हो, और उसमें यह होती है, उसमें विद्युत जीवन शक्ति होती है। हालांकि शायद तुम्हें यह पता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा, और मैं यह इस मामले में अगले वीडियो में करूंगा। तो ठीक है, यह सब तुम्हें अलग अलग समस्याओं की सूची जैसा लग सकता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। त्वचा, आंतरिक अंग, खून, असल में ये एक ही नुकसान को देखने के अलग अलग तरीके हैं। सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण की हानि। अब चलो सबसे महत्वपूर्ण कमरे में चलते हैं, घर की छत पर, यानी तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि यहीं पर नुकसान व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि यहीं हमारी पहचान हमसे छीन ली जाती है। निश्चित रूप से तुमने सुना होगा कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर 40 या 50 साल की उम्र के बाद, क्योंकि अक्सर इस उम्र में शरीर तुम्हें प्यास लगने का एहसास नहीं कराता और तुम्हें खुद ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। असल में तुम्हें ही यह सुनिश्चित करना होता है कि तुम अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त पानी पी रहे हो। यह सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यकीनन तुम्हें इसमें कुछ भी नया या चौंकाने वाला नहीं लग रहा होगा। तुम्हें बताया गया है कि सही तरीके से हाइड्रेटेड रहना चाहिए, और ठीक है, तुम ऐसा करते भी हो और जितना हो सके उतना पानी पीते हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया साफ साफ तरीके से कि सही तरीके से हाइड्रेटेड रहने का असल मतलब क्या है। तुमने यह भी सुना होगा कि हर दिन अपने शरीर में जितना पानी लेना चाहिए, वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा शरीर कैसा है, यानी छोटा है या बड़ा। और कुछ लोगों के लिए यह 1.5 लीटर पानी हो सकता है और दूसरों के लिए इससे ज्यादा, लेकिन आमतौर पर यह 2.5 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब तुम जानते हो, लेकिन शायद तुमने यह नहीं सुना होगा, या तुम्हें यह समझाया नहीं गया होगा कि पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना दोनों एक ही बात नहीं है। सिर्फ पानी पीना कई बार बस तुम्हारे घर को पानी से भर देने जैसा होता है। हैरान मत हो। देखो, तुम्हारा दिमाग एक विद्युत नेटवर्क है। ये किसी विद्युत नेटवर्क जैसा नहीं है। नहीं नहीं, ये एक विद्युत नेटवर्क है।
तुम्हारे विचार, तुम्हारी याददाश्त, उंगली हिलाने का हर आदेश, ये सब एक विद्युत संकेत है। असल में अगर तुम अपने दिमाग से एक छोटी सी बल्ब जोड़ सको तो वह बल्ब जल उठेगा। वैज्ञानिक वास्तव में, और तुम यह जरूर जानते हो, तुम्हारी मस्तिष्कीय गतिविधि को ठीक इन्हीं विद्युत तरंगों के माध्यम से मापते हैं जो तुम्हारे दिमाग में बहती हैं। और दिमाग के मामले में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे इसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के जरिए करते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए, और ताकि तुम अच्छी तरह समझ सको कि वास्तव में हमारा शरीर एक विद्युत नेटवर्क है, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है तो डॉक्टर जो कर रहे होते हैं वह है विद्युत गतिविधि को मापना। तो अब मैं उस बिंदु पर आता हूं जिसे मैं तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता हूं, ताकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेत जा सके, उसे एक चालक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें याद है कि हमारा शरीर अधिकांशतः पानी है, और यह भी याद है कि पानी स्वयं में बिजली का अच्छा चालक नहीं है, तो सोचो कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह चालक बन सके। खासकर अगर तुम जो पानी पीते हो वह शुद्ध किया हुआ या नल का पानी है। नल के पानी से मेरा मतलब उस पानी से है जो तुम्हारे नगर निगम की पाइपलाइनों के माध्यम से तुम्हारे घर तक पहुंचता है, और जो आमतौर पर क्लोरीन जैसे रसायनों से संतृप्त होता है, जिनका उद्देश्य यह होता है कि ऐसे रोगजनकों का विकास न हो सके जो तुम्हें संक्रमित कर सकते हैं। यानी इसमें एक सकारात्मक मंशा होती है। लेकिन होता यह है कि ये पानी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे बिना वोल्टेज वाले पानी या मृत पानी। और तुम्हारा दिमाग, चाहे तुम सोचो या ना सोचो, और जैसा कि मैंने अभी अभी समझाया, असल में बिजली से चलता है। और ताकि बिजली तुम्हारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से प्रवाहित हो सके, उसे संचारित करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम पानी है। लेकिन पानी को बिजली का एक अच्छा संवाहक बनने के लिए कुछ खनिजों की आवश्यकता होती है, जो पानी के मामले में मुख्य रूप से लवण होते हैं। इसे वही चाहिए जिसे विज्ञान और जीव विज्ञान में इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। और यही इलेक्ट्रोलाइट्स या वे खनिज लवण, अगर आप इसे आसान भाषा में कहना चाहें, पानी को उच्च चालकता प्रदान करते हैं। और यहां भी एक ऐसा गहरा और अद्भुत रहस्य है जो बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से छुपा रहा, और हाल ही में आधुनिक विज्ञान ने इसे धीरे धीरे उजागर करना और समझना शुरू किया है। असल में तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर का पानी H2O नहीं है, वह कुछ और भी ज्यादा जटिल है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, लेकिन इस बात पर ध्यान दें। अगर आप शुद्ध या क्लोरीन युक्त पानी पीते हैं जो कि खनिजों से रहित होता है, तो आप मूल रूप से अपने शरीर को मजबूर कर रहे हैं कि वह उन खनिजों की कमी की भरपाई करे जो आपको पानी से नहीं मिल रहे, ताकि वह उस खाली पानी को पतला कर सके जो आप पी रहे हैं। और इसलिए आपका शरीर अपने आंतरिक लवणों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि कोशिकीय संतुलन बनाए रखा जा सके, यानी वह अपने भंडार में रखे इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए अनजाने में जितना अधिक आप इस तरह के मृत पानी का सेवन करते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी न्यूरॉनों के बीच की कनेक्टिविटी को पतला कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना दिमाग एक डिस्चार्ज बैटरी की तरह होता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, और मानसिक धुंध आपके दिमाग में छा जाती है। यही असली हाइड्रेशन की कुंजी है। इस जानकारी को याद रखें, और अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो अब से इसे अपनाएं। और अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करने दें। मैं इन वीडियो में जो कुछ भी करता हूं और जिसमें मेरी रुचि है, वह सिर्फ तथ्य और सार्वजनिक घोषणाएं दिखाना है, ताकि आप अपनी समझ से अपनी खुद की निष्कर्ष निकाल सकें। विज्ञान विश्वास पर आधारित नहीं है, विज्ञान देखना और अध्ययन करना सिखाता है।
और मैं आपको यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको एक खतरनाक विवादास्पद घुसपैठिए के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके समर्थक भी हैं और विरोधी भी। और मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम की, जिसे झूठा चालक भी कहा जाता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क में न्यूरॉनों के बीच संचार जैविक इलेक्ट्रोलाइट्स पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये वे आधिकारिक चालक हैं जो बिजली को नियंत्रित और सटीक तरीके से प्रवाहित होने देते हैं। ये आपके मस्तिष्क और शरीर के कामकाज की कुंजी है। फिर भी एल्यूमिनियम को मैंने अभी झूठा चालक कहा है, और मैंने इसे 3 कारणों से ऐसा कहा है। 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। पहला कारण, इसे हम रासायनिक अनुकरण या अगर चाहें तो इम्पोस्टर कह सकते हैं। एल्यूमिनियम एक अनुकरण करता है। अपनी विद्युत आवेश और परमाणु आकार के कारण शरीर इसे अन्य आवश्यक धातुओं जैसे लोहे या मैग्नीशियम के साथ भ्रमित कर लेता है, और मस्तिष्क इसे यह सोचकर अंदर आने देता है कि यह एक जरूरी खनिज है और मदद करेगा। लेकिन क्या होता है कि एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद एल्यूमिनियम वे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता जिनकी उम्मीद शरीर ने उससे की थी, बल्कि यह केवल जगह घेर लेता है और असली चयापचय को अवरुद्ध कर देता है। हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का जादूगर है जो शरीर को एक चीज का विश्वास दिलाता है, लेकिन अंत में उसे कुछ और भी बुरा दे देता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से मैं इसे झूठा संवाहक कहता हूं, वह है इसकी बिना नियंत्रण के प्रवाहकीयता। यानी एल्यूमिनियम कुछ ऐसा है जैसे शॉर्ट सर्किट का मालिक हो। ध्यान दो कि मैं शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स के विपरीत, जो एक बिंदु ए से बिंदु बी तक संकेत को ले जाते हैं और न्यूरॉन के आदेशों का पालन करते हैं, एल्यूमिनियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ऐसे सोचो जैसे वे इंसुलेटेड तार हैं जो एक बल्ब तक रोशनी पहुंचाते हैं। जब इस्तेमाल किया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम होता है, तो हालांकि इलेक्ट्रोलाइट्स के विपरीत जो तुम्हें मिलते हैं शरीर में, कुछ ऐसा होता है जैसे एक खुली सर्किट पर नंगी धातु की एक शीट छोड़ दी जाए। यह चिंगारियां पैदा करता है और इसका परिणाम हर दिशा में ऑक्सीडेटिव तनाव के रूप में होता है। यह जानकारी का संचार नहीं करता, बल्कि विषाक्तता का संचार करता है। यह विद्युत क्षेत्र को बदल देता है। यह न्यूरॉनल झिल्ली के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है और सिग्नल को गंदा कर देता है। और यही वह चीज है जो उस मानसिक धुंध को पैदा करती है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। और यह बहुत संभव है कि अगर आपकी उम्र एक निश्चित सीमा पार कर चुकी है तो आपने भी इसे अनुभव किया होगा। और अब चलिए तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। यह इस पर आधारित है कि यह संचय को बढ़ावा देता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप सिस्टम का जंग भी कह सकते हैं। जहां पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रवाहित होते हैं और नवीनीकृत होते रहते हैं, वहीं एल्यूमिनियम को तंत्रिका ऊतक से निकालना बहुत कठिन होता है। ये जमा हो जाता है और प्रोटीन में फंस जाता है। यही वही है जो टाउ प्रोटीन या बीटा एमिलॉइड के साथ भी होता है। और मैं खास तौर पर तुम्हें इन दोनों के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह समझना जरूरी है कि अल्जाइमर, और यहीं इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, कोई आनुवांशिक लॉटरी नहीं है, बल्कि यह कचरे के जमा होने की एक प्रक्रिया है, जैविक कचरा। टाउ प्रोटीन या बीटा एमिलॉइड किसी भी मस्तिष्क के फोरेंसिक रिपोर्ट में आमतौर पर संदिग्ध माने जाते हैं, और असल में एल्यूमिनियम वह उत्प्रेरक है जो इन्हें खतरनाक बना देता है। हालांकि हम एक पल के लिए इस वीडियो के दायरे से बाहर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ मिनट रुकना इसके लायक है, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि क्यों। आखिरकार अल्जाइमर एक ऐसा जोखिम है जो हम सभी को चिंता में डालना चाहिए और शायद डालता भी है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बीटा एमिलॉइड के बारे में बताऊंगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे गलियारे में पड़ी हुई कचरा, वह कचरा जो गलियारे में है। तुम सोचो कि हमारे पास कितनी सारी न्यूरॉन्स हैं, और उनकी कल्पना ऐसे करो जैसे तुम्हारे दिमाग की हर न्यूरॉन एक घर हो।
एक बहुत ही संकरी गली में। जैसे किसी भी जीवित घर में होता है, न्यूरॉन्स हर दिन कचरा पैदा करती है। बीटा एमिलॉइड कोई बाहरी जहर नहीं है, यह बस वही सामान्य कचरे की थैली है जिसे न्यूरॉन उठाती है और दरवाजे पर रख देती है। एक युवा दिमाग में कचरा उठाने वाला ट्रक यानी लिम्फेटिक सिस्टम और सफाई करने वाली कोशिकाएं जो इस सिस्टम के साथ आती हैं, हर रात आती हैं, उन थैलों को उठाती हैं और ले जाती है। और गली जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, साफ सुथरी रहती है और पड़ोसी यानी बाकी न्यूरॉन्स बस फुटपाथ के जरिए बिना किसी परेशानी के आपस में संवाद कर सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से काम करता है, लेकिन क्या होता है जब कचरा उस गली में जमा होने लगता है जो हमने कहा था कि संकरी है? तो अगर वह सिस्टम जो सूजन को नियंत्रित करता है यानी TREX कोशिकाएं और FOXP3 जीन विफल हो जाते हैं, मैं इनके बारे में आगे बात करूंगा, तो शरीर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में चला जाता है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें इन TREX और FOXP3 की महत्ता के बारे में बताऊंगा, लेकिन चलो फिर से कूड़ा उठाने वालों की बात करते हैं। अगर शरीर अराजकता में चला जाता है तो तुम्हारा लस्सी का तंत्र सही से काम करना बंद कर देता है, यानी कूड़ा उठाने वाले आना बंद कर देते हैं, या इससे भी बुरा, वे रास्ता बनाने के लिए गली में आग लगाना शुरू कर देते हैं। कचरे की थैलियां यानी बीटा एमिलॉइड घरों के बाहर एक दूसरे के ऊपर जमा होने लगती है और समय के साथ जो चीज शुरू में सिर्फ एक रुकावट थी, वह आखिरकार ठोस दीवारों में बदल जाती है। इस समस्या का अंतिम परिणाम यह होता है कि न्यूरॉन्स पूरी तरह से अलग थलग हो जाते हैं। और देखो, जब बीटा एमिलॉइड बाहर इकट्ठा हो जाता है तो 3 प्रभाव होते हैं। पहला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कनेक्शन कट जाता है। न्यूरॉन्स अब एक दूसरे को संदेश नहीं भेज सकते, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है, क्योंकि उनके बीच सख्त हो चुका कचरे की दीवार आ जाती है। दूसरा है घुटन, न्यूरॉन पोषक तत्वों और खून से कट जाता है। और तीसरा, और यहीं पर एल्यूमिनियम आता है, चिपकने वाला प्रभाव। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर एल्यूमिनियम मौजूद है तो यह धातु एक ऐसी रेजिन की तरह काम करती है जो कचरे की थैलियों को सख्त कर देती है, जिससे शरीर के लिए उन्हें निकालना लगभग असंभव हो जाता है। एक युवा और स्वस्थ दिमाग में नियामक ट्रेगो कोशिकाएं और अन्य सफाई प्रणालियां आती हैं और उस कचरे को हटा देती हैं। लेकिन बेटा एमिलॉइड एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्रेक या सफाई में हुई गलतियों के कारण बस न्यूरॉन्स के बाहर इकट्ठा होने लगती है। एक युवा शरीर जिसमें ग्लिम्फेटिक सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, तो जाहिर है कि वह इस समस्या को संभालने और हल करने में सक्षम होता है। लेकिन ये एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, कचरा जमा होता जाता है और ग्लिम्फेटिक सिस्टम भी एक तरह से कमजोर होने लगता है, उसकी क्षमता कम होने लगती है। और आप कहेंगे, लेकिन देखिए, इसका क्या लेना देना है? इस सब का एल्यूमिनियम से क्या संबंध है और एल्यूमिनियम का इस पूरे मामले में क्या रोल है? तो देखिए, एल्यूमिनियम एक रासायनिक गोंद की तरह काम करता है। यह इन सभी प्रोटीनों से जुड़ जाता है और उन्हें और तेजी से और ज्यादा मजबूती से आपस में चिपका देता है, जिससे ऐसी प्लेट्स बनती हैं जो न्यूरॉन्स के बीच संचार को पूरी तरह से रोक देती हैं। अगर एल्यूमिनियम नहीं हो तो शरीर अमाइलॉइड को साफ कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अमाइलॉइड असली सीमेंट बन जाता है। और अब आइए एक पल के लिए दूसरी प्रोटीन यानी टाउ प्रोटीन, जिसको टूटी हुई पटरियों वाली कहा जाता है, उस पर ध्यान दें। अगर अमाइलॉइड बाहर से हमला करता है तो टाउ प्रोटीन अंदर से नष्ट करती है। न्यूरॉन्स के पास एक तरह के ट्यूब्स होते हैं जो ट्रेन की पटरियों की तरह होते हैं, जिनके जरिए वे पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं। तो टाउ प्रोटीन ही है जो उन पटरियों को सीधा और स्थिर बनाए रखती है। और यहां फिर से एल्यूमिनियम सामने आता है। यह आपके शरीर में जो करता है वह एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना है, जिसे तकनीकी रूप से हाइपरफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है।
मूल रूप से ये करता यह है कि टाउ प्रोटीन विकृत हो जाती है और पटरियों से अलग हो जाती है। जब पटरियां टूट जाती हैं तो टाउ खुद पर लिपट जाती है और गांठें बना लेती है। और उन बनी हुई गांठों का परिणाम क्या होता है? जिससे न्यूरॉन को आपूर्ति नहीं मिलती और वह अंदर से मर जाता है। एल्यूमिनियम एक हत्यारा है, एक शांत हत्यारा जो इस आंतरिक विघटन की प्रक्रिया को तेज करता है। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि एल्यूमिनियम वहां है, समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क इसे बिजली प्रवाहित करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें सही खनिजों की कमी होती है। हम फिर उसी बात पर आते हैं जो मैंने पहले कही थी, यही अच्छी या खराब हाइड्रेशन की समस्या है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्यूमिनियम एक झूठा संवाहक है। ऐसा लगता है कि यह सर्किट को बंद करने में मदद करता है, लेकिन वास्तव में यह एक शॉर्ट सर्किट पैदा करता है जो अंत में आपकी यादों को जला देता है। एक पल के लिए अपनी जिंदगी और अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचिए। आप पाते हैं हर जगह एल्यूमिनियम मौजूद है। यह हवा में है, आपके डिओड्रेंट्स में है, आपकी रसोई में हर जगह है। तुम्हारा दिमाग जो कई बार सूखा रहता है, वे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि यह केबलों पर जंग लगने जैसा है। जंग लगने से विद्युत प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसका परिणाम यह होता है कि यह सिग्नल का प्रतिरोध करता है और अंततः केबल को नष्ट कर देता है, जिससे सिग्नल अवरुद्ध हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोग कहते हैं कि अल्जाइमर एक प्रकार का मधुमेह है, तनाव विकसित हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, यह एक ऐसा मस्तिष्क है जिसने खुद को साफ करने और बिजली का संचालन करने की क्षमता खो दी है। आप शक्ति खो रहे हैं, आप स्मृति नहीं खो रहे हैं। मैं जल्द ही अल्जाइमर पर विशेष रूप से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब बड़ी हैरानी का समय आ गया है। हमारा शरीर वास्तव में एक असली आश्चर्य का डिब्बा है। कुछ मिनट पहले मैंने आपको उस समस्या के बारे में बताया था जो ब्रेक फेल होने पर हो सकती है। और शायद आप सोच में पड़ गए होंगे, ये किस ब्रेक की बात कर रहा है। तो देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली स्वभाव से ही एक सामूहिक विनाश का हथियार है। ये सब कुछ नष्ट कर देती है। अब आप दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में सोचिए। एक तरफ वे कोशिकाएं हैं जिन्हें टी इफेक्टर कोशिकाएं कहा जाता है, जो कुछ इस तरह से हमलावर सैनिकों की तरह होती हैं, जिन्हें किसी भी ऐसी चीज को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिसे वे नहीं पहचानती। इनका मुख्य मिशन है हमला करना और नष्ट करना, किसी भी संभावित खतरे को। आक्रमणकारी, रोगजनक, कैंसर कोशिकाएं, सब कुछ। ये वे कोशिकाएं हैं जो एक रक्षा सेना बनाती हैं, जो अगर नियंत्रित न हो तो आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास कोई सीमा नहीं होती। और दूसरी ओर टी रेगुलेटरी कोशिकाएं या टीरेक्स होती हैं, जो कुछ कुछ उच्च कमान जैसी होती हैं। इनका एकमात्र काम टी इफेक्टर कोशिकाओं को रोकना है, जो पहली वाली थी। और ये ऐसे हैं जैसे कोई मुख्य ब्रेक हो, या अगर आप इसे और करीब से समझना चाहें तो जैसे युद्ध के बीच में व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे कुछ नीले हेलमेट वाले शांति सैनिक। इनका मिशन हमला करना नहीं है, बल्कि टी इफेक्टर कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को रोकना और नियंत्रित करना है। ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ये ऐसे हैं जैसे धन्यवाद कहने की जिम्मेदारी इन्हीं की हो। यहां तक पहुंचने के बाद इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि रक्षात्मक कोशिकाओं का हमला पुराना न हो जाए या शरीर के अपने ही ऊतकों को नष्ट न कर दे, क्योंकि ये सब कुछ खत्म करने के लिए जाती है। यहां फिर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला FOXP3, FOXP3 वह अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय संकेत है जो टीरेक्स, ट्रेग्स के अस्तित्व को वास्तव में संभव बनाता है। और इससे आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर केवल टी रेगुलेटरी कोशिकाएं, टी रेगुलेटरी सेल्स हों और टीरेक्स, ट्रेग्स बिल्कुल भी ना हो, तो शरीर कुछ ही दिनों के भीतर स्वयं ही आत्महत्या कर लेगा। इन्हीं टीरेक्स, ट्रेग्स को शरीर का मुख्य ब्रेक कहा जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं।
इनके पास 3 ऐसे प्रक्रियाओं को रोकने का पदानुक्रमिक अधिकार है जो अन्यथा घातक हो सकती थी। पहली प्रक्रिया जिसे ये रोकती हैं वह है फ्रेंडली फायर यानी आत्म आक्रमण। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिरक्षा तंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी ऐसी चीज को मार दे जिसे वह पहचान न सके। और समस्या क्या है? समस्या काफी गंभीर है और वह यह है कि युद्ध के जोश में सैनिक यानी ये प्रभावकारी कोशिकाएं अक्सर भ्रमित हो जाती हैं। धन्यवाद। और वे आपकी अपनी ही किसी चीज को, जैसे आपके जोड़ का कार्टिलेज या आपके नसों का इंसुलेटर जिसे माइलिन कहा जाता है, उसे एक संभावित आक्रमणकारी समझ बैठती है, तो वे हमला कर देते हैं। इसे हमेशा फ्रेंडली फायर कहा गया है। आपके अपने साथी ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, वे आपके ही हिस्से हैं और आप पर ही हमला करते हैं। तो जब ट्रेक्स इस गलती को पहचानती हैं तो वे क्या करती हैं? वे आक्रामक सैनिकों को आपके अपने ऊतक को नष्ट करने से पहले शारीरिक रूप से निष्क्रिय कर देती हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर FOXP3 जीन नहीं है तो युद्ध विराम का कोई आदेश नहीं होता। दूसरी प्रक्रिया जिसे वे रोकती हैं वह है साइटोकाइन तूफान को थामना। जब कोई संक्रमण होता है तो शरीर कुछ रासायनिक पदार्थ छोड़ता है जिन्हें साइटोकाइन कहा जाता है, और जो इनका उद्देश्य और अधिक सैनिकों को बुलाना होता है। यह एक तरह की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह है जो शुरू हो जाती है। तो ट्रेक्स जो करती हैं वह यह है कि वे इन रासायनिक संकेतों को अवशोषित और निष्क्रिय कर देती हैं ताकि सूजन पूरे शरीर में न फैल सके। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि जो रसोई में एक छोटी सी आग है, जो उंगली या पैर में एक स्थानीय संक्रमण हो सकता है, वह पूरी घर को न जला दे। यानी वे यह रोकती हैं कि उदाहरण के लिए मल्टीओनर्गन फेल्योर जैसी स्थितियां उत्पन्न न हों। तीसरी प्रक्रिया जिसे वे रोकती हैं वह है अनावश्यक ऊर्जा खर्च। इसे समझना बहुत आसान है। एक सेना को पूरी तरह सतर्क रखना बहुत अधिक मात्रा में ATP की खपत करता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। याद रखो, ये वही मुद्रा है जिससे अंग ऊर्जा खरीदते हैं और जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, जो खुद छोटी छोटी ऊर्जा संयंत्रों की तरह होते हैं। लेकिन अच्छा, ट्रेक्स असल में क्या रोकती है? तो एक बार जब खतरा टल जाता है, ट्रेक्स जो करती हैं वह है वापसी का आदेश देना। अगर वे काम न करें तो तुम्हारा शरीर एक ऐसी जंग में ऊर्जा खर्च करता रहेगा जो असल में अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए जब मुख्य ब्रेक फेल हो जाता है तो तुम महसूस करते हो वह लगातार और अजीब थकान। असल में तुम्हारा शरीर एक ऐसी जंग को फंड करने की कोशिश कर रहा है जो असल में एक भूतिया जंग है। अगर तुम यहां तक मेरे साथ आए हो तो मैं तुम्हें आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और जैविक जिज्ञासा पुरस्कार प्रदान करता हूं, और अब मैं तुम्हें इसे और भी अधिक आम भाषा में बस तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ही सरलता से समझाता हूं। अब एक पल के लिए सोचो उन सभी गंभीर जैविक और न्यूरॉन संबंधी समस्याओं के बारे में जो हमारे शरीर में उम्र के साथ शुरू होने वाली कई जटिल प्रक्रियाओं के बारे में हमारी गहरी अनभिज्ञता के कारण वास्तव में पैदा होती है। ये अनभिज्ञता क्या करती है? ये संचार की कमी और साथ ही बचाव के तंत्र पैदा करती है हमारी कोशिकाओं की ओर से। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि यह बचाव तंत्र वास्तव में एक असली चयापचय मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है। जरा सोचो हालात कैसे हैं। और अब तक जब हम इन सब खंडहरों की समीक्षा कर रहे हैं तो बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पागल हो गया है। शरीर ने बिना नियंत्रण के गोलीबारी शुरू कर दी है, और समस्या यह है कि एक बेकाबू सेना है जिसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने हमें इस सोच को कई मामलों में सुधारने के लिए मजबूर किया है। समस्या यह नहीं है कि सैनिक ज्यादा हैं, समस्या यह है कि शरीर के अंदर ब्रेक की कमी है। तुम्हारे शरीर में एक बहुत ही खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, जिनका काम न तो हमला करना है, न नष्ट करना है, न ही रक्षा करना है। उनका काम बस कुछ और है, वह यह सुनिश्चित करना है कि बाकी सेना गलत लक्ष्य पर हमला न करे।
जैसे कि मैंने तुम्हें उन मशहूर नीले हेलमेट वालों के बारे में बताया था जो नियंत्रण करते हैं, युद्ध में नहीं उतरते बल्कि नियंत्रण करते हैं, जो तुम्हारे खून में गश्त लगाते हैं। वे लड़ाई नहीं करते, वे जो करते हैं वह है अलग करना और रोकना। वे मूल रूप से यह रोकते हैं कि उस अराजकता के बीच तुम्हारे वे सैनिक जो रक्षा के लिए हैं, नागरिकों पर हमला न करें। और यहाँ नागरिकों से मेरा मतलब है तुम्हारे अपने अंगों से। और यही है टी रेगुलेटरी की महत्ता। तो जब ये ब्रेक फेल हो जाते हैं, जो कि कभी कभी होते हैं, तब युद्ध बाहरी नहीं रहता बल्कि युद्ध अंदर शुरू हो जाता है। और तब होता है जब नुकसान होना बंद हो जाता है, अदृश्य और घर की आंतरिक संरचना को प्रभावित करने लगता है। लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा और लंबा रास्ता बाकी है। चलिए अब हम मुख्य पाइपलाइनों तक गहराई से उतरते हैं, खासकर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग दिल तक। हमें सिखाया गया है कि यह एक साधारण प्रेशर पंप है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारा हृदय अपने आप तुम्हारे पूरे शरीर में मौजूद सारी महत्वपूर्ण शहद जैसी गाढ़ी खून को प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता, जब तक कि तुम्हारी धमनियों में मौजूद पानी के पास सही और पर्याप्त इलेक्ट्रिक चार्ज न हो जो उसे गति प्रदान करे। जब पाइपलाइन में दरार आ जाती है क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है, और मैं उन नलिकाओं की बात कर रहा हूं जिनसे खून बहता है, तो हम न सिर्फ खून खोते हैं बल्कि सबसे बढ़कर हम वह वोल्टेज भी खो देते हैं जो जीवन को बहने देता है। कोलेस्ट्रॉल एक पैच की तरह आता है, लेकिन असली समस्या ये है कि प्रवाह रुक रहा है क्योंकि आंतरिक पानी मर चुका है। कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, वह तो फायरमैन है। और कोलेस्ट्रॉल पर हमला करना और उसे गायब कर देना बिना सूजन की आग बुझाए, ऐसा है जैसे आपकी घर में आग लगी हो और आप फायरमैन को निकाल दें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और मैं ज्यादा भटकना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कहूंगा कि मैं कोलेस्ट्रॉल और उसकी भूमिका की अहमियत पर एक वीडियो बनाऊंगा। और अब चलो तुम्हारे जोड़ों की बात करते हैं जब वे अकड़ जाते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारी हड्डियां इस्तेमाल से घिस जाती हैं, नहीं। तुम खेत में चलो और देखोगे कि वहां पत्थर हजारों सालों से पड़े हैं या उससे भी ज्यादा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह यह है कि तुम ऑक्सीडाइज हो रहे हो। सूजन तुम्हारे साइनोवियल द्रव को खा जाती है जो कि लुब्रिकेंट है, और तुम्हारी हड्डियां नहीं। वे बूढ़े होने की वजह से नहीं चरमराते, वे इसलिए चरमराते हैं क्योंकि वे सूखे और गर्म हैं। यानी तुमने अपनी जैविक लचीलापन खो दी है क्योंकि तुम्हारी संरचना लगातार हमले में है। फिर से क्या नजारा है। ठीक है, चलो थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि यह सब वाकई में एक असली ड्रामा जैसा लग रहा है। आइए इसे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब तक मैंने तुम्हें कई ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो नुकसान पहुंचाती हैं, असली खलनायक अगर तुम उन्हें ऐसा कहना चाहो। हमने सूजन और उस सूजन के प्रभाव देखे हैं, हमने अराजकता देखी है, हमने क्षतिग्रस्त अंग देखे हैं, टूटी हुई नलियाओं और ऐसे सिस्टम देखे हैं जो अब ठीक से काम नहीं करते। और यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति यह सब देखता है तो वह कुछ बहुत ही विशिष्ट बात सोचता है। मेरा शरीर पागलपन है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेकाबू हो गई है, और यह एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसमें जीत की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यहीं पर आधुनिक विज्ञान ने एक नया मोड़ लिया है और दशकों से चली आ रही उस मान्यता को पूरी तरह से बदल दिया है कि जब शरीर खुद पर हमला करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली विफल हो जाती है और आक्रामक हो जाती है, और इसी वजह से वह बेकाबू होकर प्रतिक्रिया करता था। यही वह पारंपरिक व्याख्या थी जो चिकित्सा और विज्ञान देते थे। लेकिन 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में जापान, अमेरिका और यूरोप में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे कई शोध दलों ने यह देखना शुरू किया कि इस विचार के साथ कुछ मेल नहीं खाता था। सालों के बीतने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शोध के परिणामों ने आखिरकार 6 अक्टूबर 2025 को इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ अपने चरम पर पहुंच गए कि इन समर्पित शोधकर्ताओं को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
और यह सब उनके उन खोजों के लिए था जो परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के बारे में थीं और विशेष रूप से टी रेगुलेटरी कोशिकाओं यानी टीरेक्स और FOXP 3 जीन की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान के लिए, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैरी ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल वे थे जिन्होंने FOXP 3 की पहचान की यानी निर्देश पुस्तिका की, और साइमन सकागुची ने उन कोशिकाओं की पहचान की यानी शांति सैनिकों की। तो इस पुरस्कार ने जो किया है वह है रोशनी डालना। धन्यवाद। एक ऐसी सच्चाई पर जिसे हम वास्तव में संदेह करते थे, और वह यह है कि हमारे शरीर में ताकत की कमी नहीं है, बल्कि हमें जैविक कूटनीति की कमी है, यानी प्रक्रियाओं को संभालना सीखना। और अब मैं तुम्हें उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताऊंगा जिससे वे इस पुरस्कार तक पहुंचे। इनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य जापानी इम्यूनोलॉजिस्ट साइमोन सकागुची ने नेतृत्व किया। उन्होंने उन चूहों का अध्ययन किया जो गंभीर ऑटोइम्यून बीमारियों का विकास कर रहे थे, और हैरानी की बात यह थी कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं था, बल्कि हैरानी यह थी कि उनमें एक बहुत ही खास प्रकार की कोशिकाएं गायब थीं जो बाकी कोशिकाओं को रोकने का काम करती थी। थोड़े समय बाद अमेरिका में वाई और मैरी ब्रैंको जैसी टीमों ने उस केंद्रीय संकेत की पहचान की जो इस रोकथाम को संभव बनाता था, एक आनुवांशिक संकेत जिसके बिना इम्यून सिस्टम खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता। आखिरकार उन्होंने जो खोजा वह पूरी तरह से क्रांतिकारी था कि इम्यून सिस्टम केवल एक्सीलरेटर से नहीं चलता, बल्कि मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम से ही चलता है, रोकथाम के साथ। और जब ये ब्रेक्स नहीं होते तो सिस्टम पागल नहीं हो जाता, बल्कि वही करता है जो उसे आता है, लेकिन बिना किसी सीमा के करता है। यह मुख्य ब्रेक एक केंद्रीय संकेत FOXP3 पर निर्भर करता है, जो कोई ऐसी कोशिका नहीं है जो हमला करे। न ही यह रोगजनकों को नष्ट करती है, न ही एंटीबॉडी बनाती है। FOXP3 वह संकेत है जो रेगुलेटरी कोशिकाओं के अस्तित्व को संभव बनाता है, जो अंत में बाकी इम्यून सिस्टम को यह बताने की जिम्मेदारी निभाती हैं कि बस यहीं तक, ये हाँ और ये नहीं। यानी यह जैविक रूप से एक शेरिफ के बराबर है जो पहली पंक्ति में लड़ाई नहीं करता, लेकिन यह तय करता है कि कब कोई हस्तक्षेप अत्याचार में बदल जाता है, और यह भी तय करता है कि किस क्षण रक्षा अपने ही ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगती है, और इसलिए रुकना जरूरी है। जब FOXP3 सही से काम करता है तो इम्यून सिस्टम शक्तिशाली और सटीक होता है। यह बिना नष्ट किए रक्षा करता है, बिना उजाड़े मरम्मत करता है। लेकिन जब यह संकेत कमजोर हो जाता है, शांत हो जाता है या बदल जाता है, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूजन बुझना बंद कर देती है। हमला एक बार का हमला नहीं रह जाता और नुकसान स्थायी हो जाता है। और यह इसलिए नहीं कि शरीर टूट गया है, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को सीमित करने की क्षमता खो दी है। यही होता है, यही हम इन खंडहरों में देख रहे हैं जिनकी हमने इस वीडियो में समीक्षा की है। और यह बदकिस्मती नहीं है, न ही ये कोई अलग थलग गलती है। असल में यह एक ऐसा तंत्र है जो बहुत समय से बिना ब्रेक के चल रहा है। और इस विचार को याद रखो क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस खोज ने पूरी तरह से बदल दिया कि हम सूजन, स्व प्रतिरक्षा और बुढ़ापे को कैसे समझते हैं। सालों तक सिर्फ सैनिकों, हथियारों और हमलों पर ही ध्यान दिया गया, और विज्ञान एक जरूरी बात को भूल गया था कि बिना ब्रेक के कोई भी तंत्र आखिरकार ढह जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह संपूर्ण नजरिया बदलना पूरी तरह से इस बात को बदल रहा है कि हम सूजन, गंभीर स्व प्रतिरक्षा रोगों और खुद बुढ़ापे को कैसे समझते हैं और देखते हैं। क्योंकि अब हम जानते हैं कि शरीर केवल घिसने के कारण बूढ़ा नहीं होता, बल्कि असल में यह नियमन की कमी के कारण बूढ़ा होता है, और यह हमारे बुढ़ापे का पूरा नक्शा ही बदल देता है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम एक बिना ब्रेक वाले इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो हम किसी अमूर्त चीज की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बहुत ही गंभीर और ठोस बीमारियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूप्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आंतों की सूजन संबंधी गंभीर बीमारियां और सोराइसिस जैसी कई अन्य जटिल स्थितियां। सालों तक हमने इन बीमारियों को अलग अलग समस्याओं के रूप में देखा है, अलग अलग अंगों, अलग अलग लक्षणों के रूप में। लेकिन इस खोज ने हमें इन्हें एक ही नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम इन्हें ऐसी बीमारियां नहीं मानते जहां शरीर गलती कर रहा है, जैसा कि शायद आपने सुना होगा अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है, बल्कि ऐसी स्थितियां हम मानते हैं जहां वह प्रणाली जिसे हमले को रोकना चाहिए था सही से काम नहीं कर रही है। इनमें से कई स्थितियों में जो देखा जाता है वह प्रतिरक्षा तंत्र की शक्ति की अधिकता नहीं बल्कि उसकी कमी है, नियमन की कमी। ये प्रणाली की ओर से बस कहने में असमर्थता है। और इसका यह मतलब भी नहीं है कि सभी ऑटोइम्यून बीमारियां एक जैसी हैं, क्योंकि वे नहीं हैं, और न ही इनकी कोई सरल समाधान है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, और वह यह कि शरीर खुद को यूं ही नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह खुद की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना किसी सीमा के। और जब आप यह समझते हैं तो बीमारी को देखने का नजरिया और समाधान खोजने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हमें इसे हमेशा की जंग के रूप में नहीं, बल्कि नियंत्रण की पुनः प्राप्ति के रूप में देखना चाहिए। और जब समस्या हमला नहीं बल्कि ब्रेक की कमी है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि किससे लड़ना है, बल्कि यह भी कि मुझे नियंत्रण कैसे वापस पाना है। मुझे पता है कि आज जो कुछ हमने देखा वह भारी है। मुझे पता है कि अपने ही घर के खंडहरों को देखना कोई सुखद अनुभव नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक पल ठहरो, एक पल उस रास्ते को दोहराओ जो हमने तय किया है। इस श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात की थी, उस चिंगारी के बारे में जो प्रक्रिया को शुरू करती है। दूसरे वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इंजन और ज़ॉम्बी कोशिकाओं के बारे में बात की थी, और तीसरे वीडियो में धुएं के बारे में, जो कि यह सूजन है। तो इस चौथे वीडियो में हमने नुकसान के बारे में बात की, नुकसान की अभिव्यक्ति के बारे में, और हमने उस अणु से जिससे हमने डीएनए में शुरुआत की थी लक्षण तक का सफर तय किया है। देखो, कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जो उदासी के साथ मुझसे कह रहा था, जो से मारिया, अब मेरी उम्र हो गई है और यह सामान्य है कि मेरे घुटने जवाब देने लगे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और उससे कुछ ऐसा कहा जो मैं चाहता हूं कि तुम भी हमेशा याद रखो। मैंने कहा, हाँ, ये आम है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। इसके अलावा मेरे साथ भी कुछ बहुत मिलती जुलती बात हुई थी। एक समय ऐसा आया जब मेरे घुटनों में इतनी ज्यादा दर्द थी और मैं चलने फिरने में इतना असमर्थ हो गया था कि मैंने गंभीरता से सोचा कि मुझे टाइटेनियम के घुटने लगवाने पड़ेंगे। मेरी एक बहन ने ऐसा करवाया था और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए यह काम कर रहा है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी किस्मत मिली कि मेरी मुलाकात ऐसे किसी से हुई जिसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे वही बात समझाई जो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने एक इलिप्टिकल साइकिल खरीदी और अपने घुटनों के साथ नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया। तब से अब तक मुझे लगता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और मुझे फिर कभी दर्द नहीं हुआ, न तो घुटनों में और न ही जोड़ों में। और मुझे तुम्हें एक बात और बताने दो, मेरे परिवार में हर तरफ, मेरे पिता की ओर से भी, मेरी माँ की ओर से भी, मुझे गठिया और खासकर रूमेटाइड गठिया का पारिवारिक इतिहास रहा है। तो अब तक, और भगवान का शुक्र है, ये मुझे दोबारा नहीं हुआ है। बुढ़ापे को अपनी किस्मत ही मानकर बस इसे कभी भी स्वीकार मत करो। नुकसान को स्वीकार करना बहादुरी है, लेकिन खंडहरों के बीच जीने के लिए मजबूर हो जाना असल में जीते जी मरना शुरू करना है। और मैं यह स्वीकार करने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं होने दूंगा। हमने नुकसान का विस्तृत निरीक्षण पूरी तरह से पूरा कर लिया है। जली हुई बीमों और उखड़े हुए तारों को देखना वास्तव में कठिन था, लेकिन अब तुम दरारों में से कई को अच्छी तरह से जानते हो और यह संभव है कि अब तुम यह समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो कि पुनर्निर्माण क्यों संभव है।
अगले वीडियो में हम दवा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि हमारा शरीर पानी का उपयोग कैसे करता है जीवित रहने के लिए। ये पूरी तरह से शरीर की अद्भुत जीव विज्ञान है। मैं तुम्हें ये पूरी तरह से साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारा शरीर केवल मांस की एक साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक अद्भुत मानव बैटरी है। हम ये जानेंगे कि जो पानी तुम पीते हो, उसका तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी से कोई लेना देना नहीं है। और हम पानी के चौथे चरण के बारे में बात करेंगे, और ये भी कि सूरज की रोशनी तुम्हें कैसे रिचार्ज करती है और क्यों करती है। एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने अपने मरीजों को समुद्री पानी का इंजेक्शन लगाकर हजारों जानें बचाईं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले रोमांचक वीडियो में हम जीवित जल का गहरा रहस्य जानेंगे, और यह भी कि अपनी भव्य कैथेड्रल की रोशनी को हमेशा के लिए कैसे प्रज्वलित रखें। वास्तव में सच्ची ऊर्जा बहुत जल्द फूटने ही वाली है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ इस असाधारण ब्रह्मांड की खोज जारी रखो, जो हमारी दीर्घायु और हमारे शरीर की दुनिया है। और मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि आगे बढ़ते रहो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा आगे।